सपने में पुराना प्यार दिखाई दे तो समझ जाएं ये संकेत। गरुड़ पुराण का कर्म रहस्य क्या है? रुकिए रुकिए, अगर आपको पिछले कुछ दिनों में बार बार सपने में कोई ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिससे आपका रिश्ता वर्षों पहले ख़त्म हो चुका है, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि वह सपना सिर्फ एक पुरानी याद ना हो सकता है कि आपके मन में उस रिश्ते से जुड़ी कोई ऐसी बात आज भी अधूरी हो, जिसे आपने दुनिया से तो छिपा लिया लेकिन अपने भीतर से नहीं निकाल पाए। और सबसे डरावनी बात तब होती है जब वही इंसान सपने में आकर आपसे कुछ कहे, रोए, आपको गले लगाए, दूर खड़ा होकर सिर्फ आपको देखता रहे, या फिर बिना कुछ बोले अचानक गायब हो जाए। क्या इसका मतलब है कि वह आपको याद कर रहा है? क्या यह कोई कर्म बंधन है? क्या पिछले जन्म का कोई अधूरा संबंध आज भी आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है? या फिर यह आपके अपने मन की वह आवाज़ है जिसे आपने वर्षों से दबा कर रखा है? आज की कहानी में एक ऐसा रहस्य सामने आएगा जहां एक आदमी को अपने पुराने प्यार का सपना लगातार 7 रातों तक आता है। 7वीं रात जो कुछ वह देखता है उसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह कहानी गरुड़ पुराण और भारतीय आध्यात्मिक मान्यताओं से प्रेरित एक रहस्यमयी कथा है। इसे निश्चित भविष्यवाणी या प्रमाणित वैज्ञानिक तथ्य ना समझें, क्योंकि कभी कभी सबसे डरावने सपने किसी भूत या आत्मा के कारण नहीं, बल्कि हमारे अपने अधूरे अतीत के कारण आते हैं। रात के करीब 3 बजे थे। शहर की सारी आवाज़ें धीरे धीरे शांत हो चुकी थीं। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियाँ दिखाई दे रही थीं और आसमान में बादलों के बीच आधा चांद छिपा हुआ था। उसी शहर के एक छोटे से फ्लैट में विवेक गहरी नींद में सो रहा था। उसकी ज़िंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य थी। अच्छी नौकरी थी, माता पिता उसके साथ खुश थे और उसकी दादी को भी कई साल हो चुके थे। उसकी पत्नी रिया और उसकी छोटी बेटी उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। विवेक को लगता था कि उसकी ज़िंदगी में अब पीछे मुड़कर देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उस रात उसे एक ऐसा सपना आया जिसने उसके भीतर दबे अतीत का दरवाज़ा अचानक खोल दिया। सपने में विवेक एक पुराने रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। स्टेशन बिल्कुल खाली था, ना कोई यात्री, ना कोई ट्रेन, ना कोई आवाज़, सिर्फ प्लेटफार्म पर लगी पीली रोशनी और दूर से आती हवा की सीटी। विवेक ने चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आया कि वह वहाँ क्यों था। तभी दूर से एक लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ आती दिखाई दी। विवेक की नज़र जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह चेहरा उसके लिए अनजान नहीं था। वह चेहरा था काव्या का। काव्या उसका पहला प्यार, वह लड़की जिससे विवेक ने लगभग 10 साल पहले रिश्ता तोड़ लिया था। वह रिश्ता जिसे वह अपनी ज़िंदगी का बंद अध्याय समझ चुका था। काव्या ने उसके सामने आकर कुछ नहीं कहा। वह सिर्फ उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। विवेक ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम यहाँ कैसे? काव्या ने धीरे से अपना हाथ उठाया और रेलवे लाइन की तरफ इशारा किया। फिर उसने कहा, तुमने मुझे जाने दिया था लेकिन खुद को नहीं। इतना सुनते ही विवेक की आंख खुल गई। उसकी सांस तेज चल रही थी, माथे पर पसीना था। उसने घड़ी देखी, 3:07। वह उठकर पानी पीने गया। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ सपना था। 10 साल पुरानी याद अचानक दिमाग में आ गई होगी। उसने करवट बदली और सोने की कोशिश की, लेकिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले उसने दिमाग में काव्या का चेहरा था। विवेक ने उस दिन किसी से कुछ नहीं कहा।
उसे लगा सपना भूल जाएगा, लेकिन अगली रात फिर वही सपना आया। इस बार रेलवे स्टेशन नहीं था। विवेक खुद को उसी पुराने कॉलेज में देख रहा था जहां उसने काव्या को पहली बार देखा था। वही कैंटीन, वही सीढ़ियाँ और वही बरगद का पेड़। काव्या पेड़ के नीचे बैठी थी। विवेक उसके पास गया। उसने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? काव्या ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं चाहती। फिर बार बार क्यों आती हो? काव्या ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं नहीं आती, तुम मुझे बुलाते हो। विवेक अचानक पीछे हट गया। मैंने तुम्हें कब बुलाया? काव्या ने कहा, जब तुम अकेले होते हो और सोचते हो कि अगर उस दिन तुमने मुझे वह बात नहीं कही होती तो क्या होता। विवेक की आंखें खुल गईं। इस बार वह बहुत देर तक सो नहीं पाया, क्योंकि काव्या ने वही बात कही थी जो वह अपने मन में वर्षों से छिपा कर रखता था। 10 साल पहले दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन विवेक के परिवार की परिस्थितियां खराब थीं। उसके पिता गंभीर आर्थिक संकट में थे। दूसरी तरफ काव्या के परिवार ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन हालात बिगड़ते गए। एक दिन दोनों के बीच इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि विवेक ने गुस्से में काव्या से कहा था, तुमने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी ज़िंदगी की चिंता है। काव्या उस दिन बहुत रोई थी। उसने कहा था, एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। लेकिन विवेक ने फ़ोन काट दिया था। इसके बाद दोनों कभी नहीं मिले। विवेक ने शादी कर ली। काव्या की ज़िंदगी के बारे में उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके भीतर एक सवाल हमेशा बचा रहा, क्या मैंने उसके साथ गलत किया था? उसने इस सवाल को कभी स्वीकार नहीं किया था। अब वही सवाल सपनों में लौट रहा था। तीसरी रात काव्या सपने में नहीं आई। इस बार विवेक ने खुद को एक अंधेरे कमरे में देखा। दीवार पर 3 तस्वीरें लगी थीं। पहली तस्वीर में वह और काव्या हंस रहे थे। दूसरी में दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। तीसरी तस्वीर में सिर्फ विवेक था। तस्वीर के नीचे लिखा था, जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठी रखो। विवेक उस लिखावट को पढ़ ही रहा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। पीछे से आवाज़ आई, हर अधूरा रिश्ता दोबारा मिलाने के लिए नहीं लौटता। विवेक ने पीछे देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। उन्होंने कहा, कभी कभी सपना किसी दूसरे इंसान की आत्मा नहीं, तुम्हारे अपने मन की अदालत होता है। विवेक ने पूछा, तो काव्या कौन है? बुजुर्ग बोले, वह तुम्हारी स्मृति है, तुम्हारा पछतावा है, तुम्हारा अधूरा प्रश्न है। और सपना खत्म हो गया। सुबह विवेक ने पहली बार तय किया कि वह इस रहस्य को समझेगा। उसने अपने एक बुजुर्ग रिश्तेदार से बात की, जो धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक परंपराओं में रुचि रखते थे। विवेक ने उन्हें सारे सपने बताए। बुजुर्ग ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, देखो बेटा, भारतीय परंपरा में कर्म और संस्कार का विचार बहुत गहरा है, लेकिन हर सपना किसी आत्मा का संदेश है। ऐसा निश्चित रूप से कहना सही नहीं होगा। कई बार हमारे पुराने अनुभव और भावनाएं सपनों में प्रतीकों के रूप में लौटते हैं। विवेक ने पूछा, तो क्या मेरा काव्या से कोई कर्म संबंध नहीं था? बुजुर्ग मुस्कुराए। रिश्ते में कर्म होना और सपने में आत्मा का आना 2 अलग अलग बातें हैं। हर रिश्ता हमें कुछ सिखाता है। कभी प्रेम सिखाता है, कभी त्याग, कभी गलती और कभी क्षमा।
विवेक ने पूछा, लेकिन वह बार बार क्यों दिखाई दे रही है? बुजुर्ग ने कहा, शायद इसलिए कि तुमने उस रिश्ते को ख़त्म तो कर दिया, लेकिन उससे जुड़ा अपराध बोध खत्म नहीं किया। यह बात विवेक के दिल में उतर गई। उस रात चौथा सपना आया। इस बार काव्या रो रही थी, नहीं रही थी। वह बहुत शांत थी। उसने विवेक से कहा, तुम मुझे याद नहीं करते? तुम अपने उस पुराने रूप को याद करते हो जो मेरे साथ था? विवेक ने पूछा, इसका मतलब? काव्या बोली, तुम्हें मेरा चेहरा नहीं चाहिए, तुम्हें वह समय चाहिए जब तुम बिना डर के सपने देखा करते थे। विवेक की आंख खुल गई। वह बहुत देर तक छत को देखता रहा। क्या यह सच था? क्या यह वह वास्तव में काव्या को नहीं बल्कि अपने बीते हुए समय को याद कर रहा था? उसने अपने वर्तमान जीवन के बारे में सोचा। रिया हमेशा उसके साथ खड़ी रही थी। उसकी बेटी उसे देखकर मुस्कुराती थी। उसके माता पिता उस पर भरोसा करते थे। फिर उसने खुद से पूछा, अगर काव्या आज मेरे सामने आ जाए तो क्या मैं उसके साथ अपना वर्तमान छोड़ दूंगा? उसके भीतर से तुरंत जवाब आया, नहीं। तब उसे समझ आया कि शायद वह काव्या को वापस नहीं चाहता था। वह सिर्फ अपने अतीत के साथ शांति चाहता था। लेकिन पांचवी रात सपना और ज़्यादा डरावना था। विवेक एक सुनसान सड़क पर चल रहा था। पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आ रही थी। उसने मुड़कर देखा, काव्या खड़ी थी। उसने कहा, मुझे जाने दो। विवेक ने पूछा, मैं तो तुम्हें जाने दे चुका हूँ। काव्या ने कहा, नहीं, तुमने मुझे नहीं रोका, लेकिन अपने मन में मेरी याद को सजा बना रखा है। विवेक चुप रहा। काव्या ने कहा, तुम हर बार खुद को दोष देते हो, यही तुम्हारा बंधन है। अचानक वह पीछे हटने लगी। विवेक चिल्लाया, रुको। काव्या ने कहा, अगर सच में मुझे मुक्त करना चाहते हो तो खुद को माफ़ करना सीखो। और वह अंधेरे में गायब हो गई। विवेक की आंख खुली, लेकिन इस बार उसके अंदर डर नहीं था। उसके अंदर एक निर्णय था। उसे समझ आ गया था कि वह जिस चीज़ से भाग रहा था उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन छठी रात जो हुआ उसने विवेक को फिर से हिला दिया। वह सपना नहीं था, या शायद सपना ही था। विवेक ने देखा कि वह एक पुराने घर के सामने खड़ा है। दरवाजे पर काव्या की तस्वीर लगी थी। उसने नीचे एक तारीख लिखी थी। विवेक तारीख पढ़ते ही कांप गया। वह वही तारीख थी जिस दिन उसने आखिरी बार काव्या से बात की थी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर एक मेज़ पर एक पुरानी डायरी रखी थी। विवेक ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं, लेकिन उनकी कही हुई बातें हमारे भीतर रह जाती हैं। विवेक अगले पन्ने पलटने लगा। फिर एक पन्ने पर लिखा, उसका अपना नाम लिखा था। नीचे लिखा था, मैं चाहती हूँ कि विवेक खुश रहे। विवेक की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने डायरी बंद कर दी। तभी पीछे से आवाज़ आई, अब भी डरते हो? विवेक ने मुड़कर देखा। काव्या सामने खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी और उसने कहा, कल आखिरी रात है। विवेक की नींद अचानक खुल गई। घड़ी में 3:07 थे। फिर वही समय, लेकिन इस बार विवेक के मन में सिर्फ एक सवाल था, सातवीं रात क्या होने वाला है? आखिरी सपना और कर्म से मुक्ति। सातवीं रात आने से पहले ही विवेक बेचैन हो चुका था। दिन भर उसके मन में
वही सवाल घूमता रहा। आखिर 7वीं रात ऐसा क्या होने वाला है। उसने कई बार खुद को समझाया कि सपने सिर्फ सपने होते हैं, लेकिन लगातार 6 रातों तक एक ही व्यक्ति का अलग अलग रूप में दिखाई देना उसके लिए सामान्य नहीं था। वह डरना नहीं चाहता था, लेकिन उसके मन में एक अनजाना भय था। रात को उसने खाना खाया और अपनी बेटी के साथ कुछ समय बिताया। बेटी ने हंसते हुए पूछा, पापा, आप आज इतने चुप क्यों हो? विवेक मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं बेटा। लेकिन अंदर से वह जानता था कि कुछ तो था। रात के करीब 12 बजे वह सो गया। इस बार सपना तुरंत शुरू नहीं हुआ। काफ़ी देर बाद उसने खुद को एक विशाल नदी के किनारे खड़ा पाया। नदी का पानी बिल्कुल शांत था। आसमान में कोई तारा नहीं था। चारों तरफ धुंध थी। दूर एक दीपक जल रहा था। विवेक धीरे धीरे उस दीपक की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ काव्या की थी। विवेक दौड़कर वहां पहुंचा। काव्या नदी के किनारे बैठी थी। विवेक ने कहा, तुम मुझे इतने दिनों से क्यों दिखाई दे रही हो? काव्या ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि तुमने एक सवाल अपने भीतर बंद कर रखा था। कौन सा सवाल? क्या तुमने मुझे सच में माफ़ किया? विवेक ने कहा, हाँ। काव्या बोली, झूठ। विवेक चौंक गया। तुमने मुझे माफ़ किया, लेकिन खुद को नहीं। विवेक चुप हो गया। काव्या ने कहा, तुमने वर्षों से अपने मन में वही आखिरी बातचीत दोहराई है। तुम सोचते रहे कि अगर तुम उस दिन थोड़ा शांत रहते, अगर तुम फ़ोन नहीं काटते, अगर तुम मुझसे एक बार और बात करते, तो सब बदल जाता। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। काव्या बोली, लेकिन ज़िंदगी अगर से नहीं चलती? विवेक ने पूछा। तो क्या यह हमारा कर्म बंधन था? काव्या ने कहा, हो सकता है हमारे रिश्ते ने तुम्हें कर्म और जिम्मेदारी का अर्थ समझाया हो, लेकिन तुम्हारा सबसे बड़ा बंधन मैं नहीं हूँ। फिर क्या है? तुम्हारा अपराध बोध। विवेक कुछ नहीं बोल पाया। काव्या ने आगे कहा, मुझे अपने मन में कैद मत रखो। मैं तुम्हें कैसे मुक्त करूं? मुझे नहीं, खुद को मुक्त करो। विवेक ने आंखें बंद कर ली। उसने मन में कहा, काव्या, अगर मैंने तुम्हें कभी दुख दिया तो मुझे क्षमा करना। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं उस घटना को अपने पूरे जीवन की सज़ा नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें भी क्षमा करता हूँ और खुद को भी। मैं तुम्हारे लिए शांति चाहता हूँ और मैं अपने वर्तमान जीवन के प्रति ईमानदार रहने का वचन देता हूँ। कुछ क्षण तक पूर्ण शांति रही। फिर नदी के उस पार एक प्रकाश दिखाई दिया। काव्या उस प्रकाश की तरफ देखने लगी। उसने विवेक से कहा, अब पीछे मत देखना। विवेक ने पूछा, क्या तुम जा रही हो? काव्या मुस्कुराई, मैं बहुत पहले जा चुकी थी, अब तुम्हें भी आगे जाना है। इतना कहकर वह प्रकाश में विलीन हो गई। विवेक की आंख खुल गई। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। उसने घड़ी देखी, 7:07। पहली बार 7 दिनों में उसने बिना डर के सांस ली। उस रात के बाद काव्या उसे कभी सपने में नहीं दिखाई दी, लेकिन कुछ दिनों बाद विवेक के पास एक अनजान नंबर से फ़ोन आया। दूसरी तरफ एक व्यक्ति था
उसने कहा, क्या आप विवेक बोल रहे हैं? हाँ, मैं काव्या का भाई हूँ। विवेक का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसने पूछा, काव्या कैसी है? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर जवाब आया, वह अब इस दुनिया में नहीं है। विवेक की आंखें बंद हो गईं। उसे उस रात का सपना याद आया। नदी, दीपक, प्रकाश और काव्या के आखिरी शब्द, मैं बहुत पहले जा चुकी थी। काव्या के भाई ने कहा, मुझे नहीं पता आपको यह बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन उसकी कुछ पुरानी चीज़ों में आपका नाम मिला था। विवेक ने पूछा, क्या उसने मेरे बारे में कुछ लिखा था? हाँ। क्या? उसने कहा, उसने लिखा था कि विवेक को कभी यह मत लगने देना कि हमारी कहानी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। विवेक की आंखों से आंसू बह निकले। काव्या के भाई ने आगे कहा, उसने लिखा था कि वह चाहती है कि विवेक अपने परिवार के साथ खुश रहे। फ़ोन कट गया। विवेक बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उस दिन उसने समझा कि कई बार हमारा मन किसी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति नहीं जानता। वह हमारी यादों और भावनाओं से उस व्यक्ति का एक रूप बना लेता है। सपना उसी रूप को सामने ला सकता है। इसलिए किसी सपने को देखकर यह निश्चित मान लेना कि सामने वाला व्यक्ति हमें याद कर रहा है या कोई आत्मा हमसे संपर्क कर रही है, सही नहीं है। भारतीय आध्यात्मिक कथाओं में कर्म, आत्मा और संस्कार की बातें बहुत गहराई से आती हैं, लेकिन उनका अर्थ समझते समय विवेक और संतुलन जरूरी है। कर्म का अर्थ डर फैलाना नहीं, कर्म का अर्थ अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझना भी है। अगर हमने किसी को दुख दिया है तो जहाँ संभव हो माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर किसी ने हमें दुख दिया है तो अपने मन को धीरे धीरे उस पीड़ा से मुक्त करना चाहिए। लेकिन क्षमा का अर्थ यह नहीं कि हम गलत व्यक्ति को दोबारा अपनी ज़िंदगी में बुलाएं। कभी कभी किसी से दूरी बनाकर भी उसे माफ़ किया जा सकता है। कभी कभी किसी को शुभकामना देकर भी उससे हमेशा के लिए आगे बढ़ा जा सकता है, और यही विवेक ने किया। उसने काव्या से संपर्क करने की कोशिश नहीं की। उसने अपने अतीत को दोबारा जीवित नहीं किया। उसने अपनी पत्नी से अपने वर्तमान को और मजबूत किया। उसने अपनी बेटी के साथ समय बिताया। उसने अपने माता पिता के साथ बैठकर बातें की, और सबसे महत्वपूर्ण, उसने खुद को दोष देना बंद किया। कई महीने बाद एक रात विवेक की पत्नी ने पूछा, क्या तुम्हें अब भी कभी वह सपना आता है? विवेक मुस्कुराया, नहीं। क्यों? विवेक ने कहा, क्योंकि अब मुझे उससे कुछ कहना नहीं है। उसकी पत्नी ने पूछा, और अगर फिर आए? विवेक ने कहा, तो मैं डरूंगा नहीं। मैं समझूंगा कि मेरे मन में कोई पुरानी बात फिर से सामने आई है। उसे देखूंगा, समझूंगा और जाने दूंगा। यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। अगर आपको कभी अपने पुराने प्यार का सपना आता है तो तुरंत यह मत मानिए कि कोई अदृश्य शक्ति आपको बुला रही है। हो सकता है वह सपना आपके मन की कोई पुरानी फाइल खोल रहा हो
हो सकता है उसमें पछतावा हो सकता है उसमें अधूरा प्रेम हो सकता है उसमें गुस्सा हो, या सिर्फ एक पुरानी याद हो। अपने मन से पूछिए, क्या मैं उस इंसान को याद कर रहा हूँ या उस समय को। और फिर एक और सवाल, क्या मैं उसे वापस चाहता हूँ या सिर्फ अपने पुराने दर्द से मुक्त होना चाहता हूँ। इन दोनों सवालों का जवाब आपके सपनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको बार बार डरावने सपने आते हैं, नींद खराब होती है, चिंता बढ़ती है या दिन भर उसका असर रहता है, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से बात करना भी सही कदम है। आध्यात्मिक विश्वास अपनी जगह है, लेकिन मानसिक शांति और वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझना भी ज़रूरी है। और अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से अपने मन को शांत करना चाहते हैं, तो सोने से पहले कुछ मिनट शांत बैठ सकते हैं, गहरी सांस ले सकते हैं, ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं और मन में कह सकते हैं, जो बीत गया उसे मैं स्वीकार करता हूँ, जिनसे मुझे दुख मिला उन्हें मैं अपने मन से क्षमा करता हूँ, जिनको मैंने दुख दिया उनसे मन ही मन क्षमा मांगता हूँ और अपने वर्तमान जीवन की पूरी निष्ठा से जीने का संकल्प करता हूँ। यह किसी जादुई मंत्र की तरह नहीं, बल्कि मन को शांत करने और अतीत को स्वीकार करने की एक सरल प्रक्रिया समझी जाती है। क्योंकि असली मुक्ति हमेशा किसी बाहरी शक्ति से नहीं आती। कभी कभी मुक्ति तब शुरू होती है जब हम अपने मन से कहते हैं, अब मैं अतीत को अपने आज पर शासन नहीं करने दूंगा। विवेक की कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन एक सवाल आपके लिए छोड़ जाती हूँ। अगर आज रात आपको वही पुराना चेहरा सपने में दिखाई दे, तो क्या आप उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे या उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहेंगे, तुम मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा थे, लेकिन मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं। जहाँ भी हो खुश रहो, अब मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। शायद यही वह क्षण होगा जब आपका मन उस पुराने अध्याय को पहली बार सच में बंद करेगा। क्योंकि कुछ लोग हमारे जीवन से चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें तब तक लौटती रहती हैं जब तक हम उनसे लड़ना बंद करके उन्हें स्वीकार करना नहीं सीखते। याद रखिए, अतीत को मिटाना ज़रूरी नहीं, अतीत से मुक्त होना ज़रूरी है। और कर्म का सबसे सुंदर अर्थ शायद यही है, आज ऐसा जीवन जिएं कि कल आपको अपने आज पर पछतावा ना हो। अपने वर्तमान रिश्तों की कद्र करें, जिसे प्यार करते हैं उससे समय पर बात करें, जिससे गलती हुई है जहाँ संभव हो माफ़ी मांगें, और जिसे दिल से माफ़ कर चुके हैं उसे बार बार अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि हर बंद दरवाज़ा दोबारा खोलने के लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि हम अब सामने खुली हुई नई राह को देख सकूं। और शायद उस रात काव्या का आखिरी संदेश भी यही था, पीछे मत देखना। विवेक ने इस बार उसकी बात मान ली, उसने पीछे नहीं देखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि किसी पुराने प्यार को भूलना नहीं, बल्कि उसे सम्मान के साथ विदा करना ही सच्ची शांति है। ओम शांति। दोस्तों, भक्तजनों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर हमारे चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।